नमस्कार। कबीला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के आयोजन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कबीला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट का गठन कला के माध्यम से उन विचारों को पोषित कर जनता के सामने लाने के लिए किया गया है जो समाज के विभिन्न वर्गों के हित की बात करते हैं। कबीला प्रदर्शनकारी कलाओं के माध्यम से सुसंस्कृत लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना चाहती है, जहां सब स्वच्छंद हो, किसी को किसी से भी किसी भी क्षेत्र विशेष से भेदभाव न हो। कबीला अपने उद्देश्य की पूर्ति वर्तमान में कला, संस्कृति एवं इतिहास को आधार बनाकर उसमें उत्पन्न हुए डेवलपमेंट ऑफ थॉट के बल पर सामाजिक सहयोग को करेगी। देश काल परिस्थितियों के अनुसार समाज में उत्पन्न अच्छी या बुरी किसी भी स्थिति घटना का आईना बनना कबीला का आधार है। कला के माध्यम से बेहतर सामाजिक परिवेश की स्थापना हेतु की सिद्धि के लिए सभी उम्र, वर्ग, जाति, धर्म आदि के सहयोग को अपेक्षित और प्रार्थनीय है। इस नाटक को जिन्होंने निर्देशित किया है उनकी कलम से जो केरा गया है वो मैं आप सबके सामने बताऊंगी। इस नाटक में स्त्री के विरुद्ध पुरुष लगातार बलात्कार कृत्य करता रहा है। वो उस पर हाथ उठाता है, अपने से तुच्छ बताता है, उसके चाल ढाल, रंग रूप, ओढ़ने पहनने को लेकर उन पर अनेकों पाबंदी लगाता है। स्त्री को पूर्णतः स्वीकार न कर पुरुष उसकी स्वतंत्रता को कैद कर लेता है। ऐसा करके पुरुष को सुख की अनुभूति होती है, उसके लिए वो कोई भी हद पार कर सकता है। यहाँ तक कि पर स्त्री तो दूर, अपनी ही बहन, बेटी, भांजी, भतीजी पर बलात्कार करता है। वो जरा भी संकोच नहीं करता। स्त्री पुरुष की वजह से कभी भी सुरक्षित नहीं है, न घर में न बाहर। स्त्री के जीवन की इन्हीं कटुताओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया इस नाटक में। नाटक फेयरवेल की साड़ी में। नाटक शुरू हो उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लें या फ्लाइट मोड पे कर लें और नाटक के बीच में आना जाना ना करें। तो सुधी दर्शकों की इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हुई। मैं बहुत कुछ ना बोल के आप लोग के बीच से हटूंगी और आप लोग देखेंगे नाटक फेयरवेल की साड़ी। बलवंत हाँ बलवंत साहब, मैं आजाद बात कर रहा हूँ। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह मिल गई जी। आप कल से बच्चों को भेज सकते हैं। हाँ, मेरे घर पे ही भेजना है, जगह बाजू में ही। अरे थैंक यू भी, थैंक यू नहीं, थैंक यू। अरे ये तो मेरा धर्म है, इनफैक्ट ये सभी को करना चाहिए जी। कल से भेज दीजिए, धन्यवाद। कौन? जी मैं। अच्छा, मैं कौन? सर एक्चुअली मैं एक राइटर हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? दरवाजा खुला है, आ जाइए। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए। जी बताइए। सर एक्चुअली मैं एक ऑथर हूँ, बुक्स, नॉवेल्स, स्टोरीज वगैरह लिखती हूँ। आपसे मिलने आई थी। मुझसे? पर क्यों? सर जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक ऑथर हूँ, बुक्स, नॉवेल्स, स्टोरीज वगैरह लिखती हूँ। हाँ। इसलिए आपसे मिलने आई थी। वो राकेश जी है ना, जो जेल में जेलर है, आप जानते होंगे उन्हें। हाँ, राकेश जी जानता हूँ, पर वो तो रिटायर हो गए। वो विलायत में रहते हैं अपने बच्चों के साथ। ये उनका घर नहीं है, ये मेरा घर है। गलत आ गई आप। जी मैं जानती हूँ, ये उनका घर नहीं है, आपका घर है। मैं यहाँ आप ही से मिलने के लिए आई हूँ।
दरअसल 3 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी राकेश जी से। हाँ? उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया अच्छा। और कहा कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन उस टाइम शायद आप जेल में थे। जी, जाता रहता हूँ। और मेरी भी एक बुक लॉन्चिंग थी लंदन में, तो मैं वहां चली गई। जब वापस आई तो पता चला कि राकेश जी आउट ऑफ इंडिया है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया था कि एक कैदी रिहा होने वाला है इस महीने। जी, वो आप थे। तो मैं जेल गई, आपका पता लिया और आपसे मिलने चली आई। बहुत अच्छा की, पर आई क्यों? सर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक ऑथर हूँ, मैं लोगों के जीवन पे लिखती हूँ। मैं आपके जीवन पे लिखना चाहती हूँ। अरे मैडम, मैं कोई सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार नहीं जो आप मेरे जीवन पे लिखेंगे। सर, जरूरी तो नहीं ना कि लोग सेलिब्रिटी और फेमस लोगों पे लिखें। और वैसे भी मैं आपके जैसे लोगों पे ही लिखती हूँ। हाँ, पर आप जैसे लेखकों को अपने कहानी में मसाला चाहिए। मेरा सादा सा जीवन है, सच्चा जीवन है, कुछ ऐसा है नहीं मेरे जीवन में। गुड़िया, आपकी बहन गुड़िया तो है ना आपकी जिंदगी में, मैं उसी पे लिखना चाहती हूँ। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं लिखना। दरवाजा खुला है, जाइए। देखिए, मैं सिर्फ नाम जानती हूँ और सिर्फ इतना कि कुछ गलत हुआ था, लेकिन क्या गलत हुआ था मुझे नहीं पता। यही जानने तो मैं आपके पास आई हूँ। देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं लिखवाना। आप जाइए, जाइए, ये दरवाजा खुला है, जाइए। देखिए सर, नाराज मत होइए। पूरी दुनिया आपको खूनी समझती है, लेकिन मैं जानती हूँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक सीधे साधे इंसान को इतनी बेरहमी से किसी का खून करना पड़ा, जेल जाना पड़ा। मैं सिर्फ आपकी कहानी जानना चाहती हूँ। देखिए, आप जैसे लेखक बहुत आते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। सबको मसाला चाहिए अपनी कहानी में। आप प्लीज जाइए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज जाइए। गुड़िया के बारे में लिखेंगे। देखिए भैया, देखिए, आज गुड़िया होती तो मेरी उम्र की होती ना। देखिए, मैं एक राइटर की हैसियत से नहीं, एक बहन की हैसियत से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बता दीजिए क्या हुआ था गुड़िया के साथ। देखिए, ना जाने ऐसी कितनी गुड़ियाएं हैं जिनकी आवाज दबा दी गई है, जिनकी कहानी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी कहानी बताएं। देखिए, मेरा यकीन मानिए, इस बुक के जरिए गुड़िया के दर्द और आंसू को सब महसूस कर सकेंगे, सब जान सकेंगे उसकी कहानी। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम नंदिनी नहीं। आप क्या नाम बताया आपने? नंदिनी। आपका नाम नंदिनी है? जी। एक बात जानती है लेखिका साहिबा, मेरी बहन नंदिनी का, मेरी बहन गुड़िया का स्कूल में नाम भी यही था। रहेगा, हमेशा रहेगा। आपकी बहन का नाम इस बुक के जरिए हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहेगा, मेरा यकीन मानिए। देखिए भैया, अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए बता दीजिए, गुड़िया के लिए बता दीजिए। हो सकता है इस किताब के जरिए आपकी गुड़िया की आवाज बने ये बुक। जाने कितनी गुड़ियाओं के साथ आप जस्टिस कर पाएंगे। अपने लिए नहीं, अपनी गुड़िया के बारे में सोचिए। बताएंगे ना? कहिए, बताएंगे ना? हाँ।
15 अगस्त, ये दिन बड़ा खुशी का दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ और दूसरा मेरा जन्म हुआ था। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम रख दिया आजाद, आजाद गुप्ता। मां बताती है कि मेरे पैदा होने की सबसे ज्यादा खुशी मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी ने मेरी मां की सोने की बाली बेच के पूरे मोहल्ले वालों को मिठाई खिलाई थी। खूब प्रेम करते थे मुझे। मां बताती कि मेरे पिताजी मुझे कंधे पर बैठाकर पूरा मोहल्ला घुमाते थे और मैं खूब हंस के और तेज बोलता था, और तेज पिताजी, पिताजी और तेज, पिताजी और तेज थोड़ी, पिताजी खूब मजा आ रहा है, पिताजी और तेज पिताजी। अपने पिता के कंधे पर बैठकर पूरा मोहल्ला घूमना कितना अच्छा लगता है। मेरे पिताजी श्री किशन गुप्ता एक सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करते थे, लेकिन थे बड़े स्ट्रिक्ट। अच्छा, आप लोगों ने कभी अपने पिताजी से प्लास्टिक के पाइप, चमड़े के जूते या बेल्ट से मार खाई? कसम से बता रहा हूं, 2 दिन तक सूजा हुआ और लाल पिछवाड़ा लेकर घूमना पड़ता है। एक किस्सा याद आया। मेरे मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, शुक्ला अंकल। उन्होंने नई नई कार खरीदी थी और भैया हमारे दोस्तों ने तय किया था कि आज खेलेंगे क्रिकेट मैच, वो भी लेदर की बॉल से। तो अपन तो ढेरे मोहल्ले के सचिन तेंदुलकर, अपन ने हर एक बॉल पे दे छक्का और आखिरी छक्का जैसे ही मारा, बॉल जाके लगी शुक्ला अंकल की कार पे और भैया कार का कांच हो गया चूर-चूर। अब ये बात बताने के लिए मैं अपने दोस्तों को मुड़ता, सारे कमीने दोस्त पहले भाग गए। मैं भी जैसे भागने को होता, पीछे से देखो हमारी गाड़ी का कांच तोड़ के भाग गया रे लोंडा, जल्दी चलो गुप्ता जी के पास। ये सुन के भैया अपनी तो फट गई। अपन घर ही नहीं गए। थोड़ी देर बाद जब मैं घर जाता हूं तो देखता हूं कि पूरे मोहल्ले वालों की भीड़ मेरे घर में जमा है और मेरे पिताजी बीच में बैठे। अपन भी छुपके से जाके भीड़ में शामिल हो गए और ऐसा नाटक करने लगे जैसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, मोहल्ले में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। उनमें से एक थे हमारे शंकर भैया। मोहल्ले में पान की दुकान थी। उन्होंने मेरे दोस्त पिंटू से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया और हमारा दोस्त पिंटू भी बड़ा तेज लेकिन एक नंबर का फट्टू। तो शंकर अंकल बोले, कोबे पिंटुआ, गाड़ी का कांच किसने तोड़ा? लेदर की बॉल ने। अबे बॉल किसने मारी? बल्ले ने। अबे बल्ला किसने पकड़ा था? हाथों ने। अबे लपड़ झंडू हाथ किसके थे? आजाद के। मन तो किया साले पिंटू का मुंह तोड़ दिया, लेकिन पिताजी सामने थे। शंकर अंकल बोले, देख रहे हैं गुप्ता जी, आपका लोंडा आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है मोहल्ले में। अरे बोर्डिंग स्कूल डाल लो। पिताजी मौन थे, सर झुकाकर खड़े। लेकिन शुक्ला अंकल बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, बच्चा है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी मोटी भैंस डायन जैसी बीवी शुक्ला आंटी बोली, अरे बच्चा है तो क्या हुआ, इतनी महंगी गाड़ी का कांच तोड़ दिया, देखो रे कमला बिमला, अब पैसा कौन देगा? इनका बाप। आए हाय हाय, बाप कैसे देगा, वो तो चपरासी की नौकरी करता है। बस मेरे पिताजी को आया गुस्सा। जो महीने भर की कमाई थी उनके हाथ में थमाई, तब गए वो लोग वहां से। उस दिन मैंने अपने पिछवाड़े से बोल दिया, बेटा 2 दिन के लिए तैयार हो जाओ, लाल और सूजा वो लेके घूमना है। लेकिन उस दिन गजब ही हो गया। पिताजी ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। बात तब समझ में आई कि पिताजी मुझसे बात ही नहीं कर रहे। कितना दुख होता है ना जब कोई अपना अपन से बात नहीं करता। मैं परेशान होने लगा, बेचैन होने लगा, पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और सब पिताजी के कमरे में जाने लगा। पिताजी सो रहे थे।
पिताजी, पिताजी मुझसे गलती हो गई पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बात कीजिए पिताजी। मुझे मारी है, प्लास्टिक के पाइप से मारी है, जूते से मारी है, बेल्ट से मारी है, पर पिताजी बात कीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे बात नहीं कर रहे तो पिताजी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने जानबूझ के गाड़ी का कांच नहीं तोड़ा था, पिताजी बात कीजिए ना। पिताजी, पिताजी, किसी का सोते हुए ही मर जाना कितना दुखद होता है ना। पिताजी नहीं रहे, मेरी बहन गुड़िया 1 साल की थी। मेरी माँ उसे गोद में लेकर घर घर जाकर बर्तन मांजती, पोछा लगाती, झाड़ू करती, ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो सके। मेरी माँ के कोमल हाथ खड़क हो गए थे। मेरी मां श्रीमती इंदिरा गुप्ता, दुनिया की सबसे सुंदर औरत। मेरी मां बचपन से डांसर बनना चाहती थी। जब पिताजी कमरे में नहीं होते थे तो चुपके से कमरे में डांस किया करती थी, और मैं जब भी स्कूल से आता तो मां को चुपके से डांस करते हुए देखता। इतना अच्छा डांस करती थी मेरी मां, मानो स्वयं पार्वती मां नृत्य कर रही। डांस करते हुए उनके चेहरे की मुस्कान मुझे दिल को एक अलग ही सुकून देती थी। हे ईश्वर, मेरी मां को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। डांस करते हुए उनके पायल की छमछम करती वो आवाज कितनी अच्छी लगती थी। हम बच्चों की भूख ने मां की वो चमचम करती पायल खा ली। मां को पायल बेचनी पड़ी, जिससे घर के 20-25 दिन तो चले गए, पर पैसे कम पड़ने लगे। तो मेरी मां ने सिलाई का काम शुरू कर दिया, और मेरे जीवन में बस एक ही थी, मेरी छोटी बहन गुड़िया। मैं उसके साथ खूब खेलता, स्कूल से जब भी आता उसके बिना मुझे चैन नहीं मिलता। मैं गुड़िया को वैसे ही कंधे पे घुमाता जैसे पिताजी घुमाया करते थे, और वो खूब हंसती थी। गुड़िया और भागू, गुड़िया और भागू, अच्छा लग रहा है ना, और भागू, आजा आजा। चल जा। गुड़िया मेरा जीवन थी, मेरी छोटी सी बहन। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो देखा गुड़िया रो रही है। ए गुड़िया बेटा, रोते नहीं है, अभी माँ डांटेंगी आएगी तो। माँ, अरे चुप हो जा, माँ डांटेंगी। अभी अपन जाएंगे ना मोहल्ले में घूमने के लिए, तुझे खिलौने भी दिलाऊंगा। माँ, अरे रो नहीं बच्चा। अच्छा रुक, मैं माँ को बुला के लाता हूँ, तू यही रहना। माँ, माँ, माँ गैस पे दूध उबल रहा है, गैस भी बंद नहीं करती हो। माँ, अरे माँ।
लौरी, लौरी, माँ भी नहीं रही। रिश्तेदार घर पर आ रहे थे, जा रहे थे। कमबख्तों ने हमारा घर बेच खाया। नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं, अभी हम सोएंगे, गुड़िया भी हम सोएंगे। चल, नहीं रोते नहीं बेटा, सोएंगे। आज सोएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अपने काम नहीं आते तो भगवान हमारे लिए एक फरिश्ता भेजता है। कमला अम्मा, भगवान ने उन्हें फरिश्ता बनाकर हमारे जीवन में भेजा था। हालांकि वो पिताजी के दफ्तर में काम वाली बाई थी। पिताजी ने कभी उनकी मदद की होगी पैसों को लेकर। उसका कर्जा उतारने के लिए कमला अम्मा मुझे और गुड़िया को ले गई अपनी बस्ती। वहां से हमारे जीवन की नई शुरुआत हुई। गुड़िया, मैं और कमला। कमला अम्मा की कमाई उतनी नहीं थी कि वो मेरा और गुड़िया का पढ़ाई का खर्चा उठा सके, तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपन ने खोल ली भैया अपनी टी स्टॉल और नाम दिया पिताजी का, किशन टी स्टॉल। भैया हमारी चाय की टपरी पे इतने लोग आने लगे, इतने लोग आने लगे और ऐसी ऐसी बातें करते थे कि सुनकर कानों में भैया खून निकलने लगता था। हाँ, एक बार की बात बताता हूं मैं आपको। हुआ ये कि मेरी टपरी पे दो लोग आए। उनमें से बड़ा वाला छोटे वाले को कुछ बोल रहा था। हाँ छोटे आया, देखो मालूम है कल हमारे अब्बा को रात में दो गुंडों ने पकड़ लिए। फिर बोले पैसे दे। पैसे दिए? अबे हमारे अब्बा हमको नहीं देते, उनको क्या देंगे, कंजूस है। फिर क्या हुआ? फिर वो बोले जान दे या भूख आके दिखा। तेरे अब्बा ने जान दे दी? अबे हमारे अब्बा जान फान नहीं देते थे। तो तेरे अब्बा ने भूख खा लिया? अबे हमारे अब्बा के बारे में कैसी बात करते? ऐसे ऐसी बातें होती थी भाई। और साले बिना पैसे दिए भाग गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी चाय की टपरी तो खूब चल रही थी, दो चार पैसे ऐसे ही चले जाए तो क्या दिक्कत है। देखते देखते कब 15 साल बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। और मेरी बहन गुड़िया 11वीं पास करके 12वीं में आ गई थी और पूरे स्कूल में अव्वल नंबर पे आई थी। मैं मिठाई की दुकान गया, मिठाई गुड़िया अव्वल नंबर पे आई है, ले तू भी खा। अरे खा। अरे कमला काकी इधर आओ, ये लो, गुड़िया अव्वल नंबर पे आई है पूरे स्कूल में, मिठाई खाओ। अरे दीदी आप कहाँ जा रही हो, मिठाई खाओ। गुड़िया अव्वल नंबर पे आई है पूरे स्कूल में। अरे भाभी किधर जा रही हो, शर्माओ नहीं, इतने मिठाई खाओ। अरे गुड़िया अव्वल नंबर पे आई है, पास हो गई अपनी गुड़िया। रश्मि सुन, अपनी गुड़िया पूरे स्कूल में मिठाई आ गई, अव्वल खा। वो गुड़िया पूरे स्कूल में अव्वल आई है, मिठाई। हाँ पूरी ले। रश्मि मुझे मनी मन बहुत पसंद है। ये बात रश्मि और गुड़िया को भी मालूम है, लेकिन मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। पर कैसे करूं, हम दोनों का मेल ही नहीं है। वो एमकॉम
और मैंने पढ़ाई छोड़ दी और टी स्टॉल खोल दी। उसके पिताजी की मोहल्ले में सबसे बड़ी साड़ी की दुकान थी, पर मेल ही नहीं था। वो कहते हैं ना, मैं चाय का दीवाना था, वो कॉफी की शौकीन थी। मैं चाय का दीवाना था, वो कॉफी की शौकीन थी। मुझे वो ट्रेडिशनल में अच्छी लगती थी, पर वो वेस्टर्न की शौकीन थी। गुड़िया खूब मजाक उड़ाती थी, भैया भाभी को कब घर ला रहे हो बताओ। और मैं उसके पीछे भागता, गुड़िया बड़ी हो गई है, भैया को छिड़ेगी तू, चल चल। और जाके रश्मि के पीछे छुप जाती। अब रश्मि के सामने तो पूरा मोहल्ला कुछ नहीं बोल पाता, मैं कैसे बोलता। कुछ समय बाद हमारी कमला अम्मा भी नहीं रही, उम्र ज्यादा हो गई तो बीमारी की चपेट में आ गई। ये रश्मि ने ही हमारी घर की देखभाल की, गुड़िया को पढ़ाना, खाना बनाना, पूरा घर संभालना। कुछ महीनों बाद रश्मि के लिए रिश्ता आ गया। गुड़िया ने खूब बोला, भैया उसके पिताजी से बात कर लो, ले आओ घर पे भाभी को, लेकिन नहीं। वो कहते हैं ना, हम चाय वाले की मोहब्बतों को अक्सर आईटी और इंजीनियर उठा के लेके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद गुड़िया एकदम बड़ी हो गई थी, मां बन गई थी एकदम। घर का खाना बनाना, झाड़ू करकट करना और पढ़ाई भी करना। कुछ दिनों बाद उसके स्कूल में कार्यक्रम आया। अरे आप लोगों के स्कूल में भी हुआ होगा ना, वो 11वीं वाले 12वीं को देते हैं कुछ विदाई समारोह, फेयरवेल। हाँ, फेयरवेल। उसने मुझसे साड़ी मांगी। मैं सीधा रश्मि के पिताजी की सबसे बड़ी दुकान पे चला गया। अब मामा गुड़िया ने साड़ी मांगी है, वो उसके स्कूल में कोई कार्यक्रम है, फेयरवेल। हाँ, साड़ी दिखाओ ना। एक एक करके उन्होंने साड़ी दिखाना शुरू किया। एक साड़ी मुझे बहुत पसंद आई। मामा ये कितने की है? साड़ी बहुत महंगी थी, पर मामा ने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए। मामा बोले, अरे तेरी बहन है तो हमारी बेटी नहीं है क्या, चल ले जा, पैसे बाद में दे देना। थैंक यू मामा। मैं सीधा जाके गुड़िया के पास भागा। गुड़िया, ए गुड़िया, बाहर। अरे बाहर आना, ये दे साड़ी ला, ले पहन के दिखा कैसी है। अरे जा, शर्मा मत, चल जा। मैं बाहर उसका इंतजार करने लगा। पहली बार मेरी गुड़िया साड़ी पहनने वाली थी, कैसी लगेगी साड़ी पहन के। बिल्कुल माँ लग रही थी मेरी गुड़िया। माँ कितनी सुंदर लग रही थी मेरी गुड़िया। मैं कमरे में भागा और काजल की डिब्बियां उठाई और उसके गले के नीचे लगा दिया। नजर ना लगे मेरी गुड़िया को, कितनी सुंदर लग रही थी। अगले दिन उसका फेयरवेल और मेरी गुड़िया का जन्मदिन भी था। मैंने बोला घर जल्दी आ जाना, अपन होटल में खाना खाने जाएंगे। और मैं अपनी चाय की टपरी बंद करके घर आके उसका इंतजार करने लगा। जितने बजे बोला था उतनी देर में आई नहीं, आती हुई। मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी, मैं परेशान होने लगा। ये आई नहीं अभी तक। मैं उसके स्कूल चला गया। अब आप पूछा, बेटा आपने मेरी बहन गुड़िया को देखा है? नहीं। अरे आप ही की एज की, लाल साड़ी पहन के आई है, नंदनी नाम है स्कूल में। नहीं। कार्यक्रम चल ही रहा था, मुझे लगा आ रहे होंगे लोग, आ जाएगी अभी। लेकिन देखते देखते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला, गुड़िया आई नहीं। मैं परेशान होने लगा। भाई साहब, वो मेरी बहन स्कूल में पढ़ती है, गुड़िया नाम है, लाल साड़ी पहन के आई, नंदनी है स्कूल में नाम, देखा आपने? नहीं। ए बेटा सुन 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 सुन, इसी स्कूल में हो, इसे मेरी बहन नहीं पढ़ती है, नंदनी नाम है। हाँ, लाल साड़ी पहन के देखा? नहीं देखा।
एक्सक्यूज मी, आपने मेरी बहन गुड़िया को देखा है? नंदनी नाम है, स्कूल में लाल साड़ी पहने, दिखाई नहीं दे, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई कुछ नहीं बता रहा था, सबसे पूछा कोई कुछ नहीं बता रहा था। आगे देखा तो भीड़ जमी थी। मैं आगे गया और भीड़ को रोकना और देखा कि सामने मेरी गुड़िया, ये गुड़िया नीचे भी पड़ी है। चल घर चल, तेरा जन्मदिन है ना, खाना खाना। चल चल बेटा। अरे आप लोग क्यों खड़े हो? आप लोग जाओ, सो रही है, उसको लेके जाऊंगा मैं। जाओ, अरे जाओ ना आप लोग। ए गुड़िया चल बेटा, स्कूल में चल। ए चल ना, होटल जाएंगे खाना खाने। किसी ने बताया तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार हो गया है। बेटा चल, घर चलना बेटा, ऐसे क्यों क्यों सो रही है? गुड़िया, गुड़िया घर चल बेटा। गुड़ी देखो, तू बचपन में गाना गाती थी ना मेरे लिए, मैं भी गाना गाऊंगा, तू उठ जाना, अपन चलेंगे होटल में गाना गाने। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन गुड़िया उठना। अरे बच्चा उठ जा मेरी बहन। कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि उसके साथ ये घिनौना काम करने वाला उसी का अध्यापक निर्मल राज पुरोहित, जहां वो छुपा हुआ था, मुझे उसका पता मिल गया। मैं कमरे में गया, वहां से चाकू उठाया, उस जगह पहुंचा जहां वो छुपा था। उसने मुझे देख लिया, वो भागा, मैं उसके पीछे भागा। उसका पैर पत्थर से टकराया, वो नीचे गिरा, फिर उठ के भागा। रुक, मेरे हाथ में उसकी गर्दन आई और मैंने उसे नीचे धकेला। मुझे आंखों में गुस्सा था, उसके आंखों में डर था। मन करता उसका पूरा सीना फाटा। मैंने उसकी छाती में एक वार किया, दूसरा वार किया, वार करता गया। उसका जीना खून का फव्वारा छोड़ा था, उसके लाल खून से मैं नहा चुका था। मैं उस पे वार करे जा रहा। सामने देखता हूँ कि उसकी मासूम बच्ची मेरे सामने खड़ी है। उस बच्चे की आंख में डर था, कांप रही थी। उसमें मुझे अपनी बहन गुड़िया नजर आ रही थी। मेरी बहन गुड़िया, जिसे अपना गुरु, अपना अध्यापक मानती थी, उसी ने मेरी बहन के साथ
छोटी सी बच्ची के साथ ये घिनौना उस मासूम सी बच्ची को देखकर मैं शांत हो गया। पुलिस आई, मुझे पकड़ के भैया भैया मैं आपकी ये बुक जरूर लिखूंगी। ये लीजिए मेरा कार्ड, मुझे कॉल कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। एक मिनट, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? नंदिनी, नंदिनी निर्मल राजपुरोहित, वही मासूम बच्ची जिसके पिता का खून किया था आपने। लेकिन आज से सिर्फ नंदिनी राजपुरोहित। अब मैं वापस आऊंगी तो सिर्फ बुक के साथ। चलती हूँ। हाँ जय, कैसे हो? बोलो। मैं तो ठीक हूँ मैडम, तुम बताओ तुम कैसी हो? बताओ, यहाँ आ गई इंडिया और तुमने बताया भी नहीं। हाँ जय, मैं कॉल करने वाली थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। कॉल करने वाली थी, टाइम नहीं मिल पाया? फिर ऐसा कहाँ व्यस्त हो गए कि टाइम नहीं मिला अपने जगह कॉल करने का? वो मैंने बताया था ना, गुड़िया का भाई, तुम्हारे पापा अंकल राकेश ने मुझे बताया था एक कैदी रिहा होने वाला है, बस उसी से मिलने के लिए गई थी। उससे मिलने नहीं थी? अरे अरे तो लेकिन मुझसे पूछ लिया होता। अच्छा छोड़ो, तो तुम उससे मिली फिर? हाँ, मिली मैं आजाद से। उसने अपनी सारी कहानी मुझे बताई और ये भी बताया कि कैसे मेरे पिता ने अच्छे भले परिवार को तबाह कर दिया अपनी गंदी सोच की वजह से। एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने? आजाद, आजाद गुप्ता। क्यों? अरे नंदिनी, आजाद गुड़िया का भाई नहीं है। गुड़िया के भाई का नाम तो मुन्ना था, जिसके भी कुछ महीने पहले किसी बीमारी की वजह से जेल में मौत हो गई थी। और तुम जिसके बारे में बात कर रही हो ना, आजाद, वो एक एक्टिविस्ट है, एक समाज सेवक है, जो लोगों के लिए खड़ा होता है, गरीबों की आवाज बनता है, सत्य के लिए लड़ता है। दरअसल हुआ यूं, कुछ महीने पहले आजाद को बिना किसी कारण के जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो उस गरीब की आवाज बन रहा था जो बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहा था। तो बड़े लोगों को ये रास नहीं आया, उन्होंने आजाद को उठाया और जेल में डाल दिया। लेकिन असली कहानी वही शुरू हुई जब आजाद जेल में मुन्ना के साथ एक ही बैरक में बंद था। वहां उनकी दोस्ती हो गई। तब मुन्ना ने अपनी बहन के साथ जो कुछ हुआ सब कुछ आजाद को बताया। आजाद को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा एक ना एक दिन कहानी को सबके सामने जरूर लेकर आए, लेकिन उसे जेल से निकलने के बाद ऐसे कोई राइटर नहीं मिल रहा था जो उसी कहानी को लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन क्या बात कर रहे हो? जब मैंने उससे पहले पूछा तो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया था। हो सकता है उसे पहले तुम पर विश्वास ना हुआ हो, लेकिन जब उसे ये लगा कि तुम ही वही राइटर हो जो उसकी कहानी तो हर जगह पहुंचा सकती हो, तब उसने मुन्ना की सच्चाई तुम्हारे सामने रखी। वो कहते ना नंदिनी, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। आजाद भी उन्हीं में से एक है जिसने मुन्ना के दर्द को अपना दर्द समझा। अगर असल में पूछो ना नंदिनी, तो आजाद जैसे लोग भारत देश की तरह होते हैं
फिर वो चाहे अपने आप को सब में स्वीकार लेते हैं, फिर उनकी भाषा हो, संस्कृति हो, या फिर कहीं से आए हुए लोग हो, वो सबको अपना लेते हैं। हर गेम में तो भूल ही गया। अब वैसे ही बताओ, बुक तुम तो अप्रोच करने वाली, तो इसका नाम क्या रखोगी तुम? अब से 6 महीने बाद आजाद, मुन्ना और देश के जन्मदिन पर 15 अगस्त, और नाम होगा मेरी गुड़िया। चलो अब चलती हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हूँ निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में जान, जीना इसी का नाम है। इस तरह की कहानी अगर आप लोग के सामने आती हैं तो आप ज़रूर कबीला थिएटर्स के जो मुख्य प्रमुख लोग हैं उन्हें ज़रूर बताएं, ताकि हम उन कहानियों को मंच पर ला सकें। मैं आपको बताना चाहूँगी, मंच पर थे मंच व्यवस्थापक राज दुबे एवं दीपक सागरे। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हो प्लीज़ वो एक एक करके मंच पर आ जाएं। मंच सामग्री कृष्णा असवानी, प्रचार प्रसार असीम दुबे, अनिमेश श्रीवास्तव, संदीप पाटिल, वेशभूषा रजनी शर्मा, राम्या, रूप सज्जा आनंद जाट, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन अर्पित ओम शर्मा, अंशु, संगीत संचालन पुष्पक शर्मा, पोस्टर और ब्रोशर डिजाइन किया था हर्षित झा मोनू ने, लेखक थे संदीप पाटिल और निर्देशक अमित जाट। मैं अब जिन्होंने हमारा इतना सहयोग किया, आज हम यहाँ पर मंच पर इस कहानी को ला सके और आप दर्शकों तक पहुँचा सके, उन्हें भी मंच पर उपस्थित करने के लिए आग्रह करूंगी। सहयोगी में थे सहयोगी संस्था थी अर्थ, जिसके प्रमुख थे स्कंद मिश्रा जी। उनसे निवेदन करूंगी कि मंच पर आए। परफॉर्मर्स संस्था के प्रमुख मॉरिस लाजरस जी, किरदार संस्था के प्रमुख अनिल मयूर जी। अब मैं आप सबका परिचय उनसे कराऊंगी जिन्होंने इस कहानी को मंच पर जिया है। आजाद की भूमिका पर थे संदीप पाटिल, गंदरी की भूमिका में थी रजनी रामी, और फोन कॉल पर थे अमित जाट जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या पर यहाँ पर आए और आप लोगों ने हम सबका मनोबल बढ़ाया। इसी तरह कबीला संस्था के प्रमुख और जिनके सहयोग से ये नाटक हो पाया है वो है अनिमेश। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम छोटे छोटे आर्टिस्ट लोग हैं जो आपके सामने बहुत छोटी छोटी परफॉर्मेंस लाकर आपको दिखाना चाहते हैं, समाज का आईना आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग इसी तरह सहयोग कीजिए, ऐसे ही आते रहिए। और मैं चाहूँगी कि अनिमेश भैया कुछ 2 शब्द बोल दें। 2 शब्द का तो ऐसा है कि नाटक समाज का ही आईना होता है। आप जो पूरा समाज में जो कुछ भी हो रहा होता है, हम कलाकार अलग अलग माध्यमों से, कोई पेंटिंग से, कोई नृत्य से, कोई नाटक से उसको प्रस्तुत करते हैं, उसे समाज के सामने ही वापस दिखाते हैं। उसी में हमें ये ढूंढना होता है कि समाज की जो गंदगी है इसको साफ कैसे करेंगे। हमारे पास कई बार सलूशन नहीं होता, हमारे पास समाधान नहीं होता है। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं, आप लोग कैसे इसे हम तक पहुंचा पाएंगे। चूँकि आप ही लोगों के साथ हो रही है, हम भी समाज के ही होंगे, ऐसा नहीं हम कोई अलग हैं आपसे, हम सब समाज के होंगे। लेकिन एक कलाकार के नाते हमको ये जानना है कि कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। आप लोग के पास ब्रोशर है, उसमें नंबर है, उसमें भी पेज है, मेल है, आप हमसे संपर्क कीजिए, है ना, हमें बताइए। इवन सिर्फ यहाँ अकेले कबीला नहीं है, यहाँ बहुत सारी रंग संस्थाएँ, ये सब रंग संस्थाएँ। तो किन्हीं भी रंग संस्था के साथ मिलकर अपने बच्चों को या अपने परिवार के किसी
और सदस्य को ज़रूर आर्ट फिल्म में डालें। ये सोच को बढ़ाने, ये डेवलप करने में बहुत काम आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अमिताभ बच्चन बनना है, हमें मुंबई जाना है, लेकिन जो बंदा, जो बच्चा अच्छे से अभिव्यक्त करेगा, यहाँ खड़े होकर के बोलना बहुत आसान काम नहीं होता है। अभिव्यक्ति करना, भाषा को सीखना, भावों को सीखना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। थिएटर फ्री में आपको करा देता है। तो अगर ऐसा कुछ संभव हो, आप जिनसे भी आपका संपर्क है, संबंध है, या आप जिन्हें जानते हो, उनके पास ज़रूर अपने बच्चों को, किसी सदस्य को भेजिए और आर्ट फील्ड के लिए जो कुछ कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।